आज अपन चर्चा करेंगे कि कंपनी का समापन किस प्रकार से होता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जिस तरीके से कंपनी का निर्माण एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, उसके तहत एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अस्तित्व के अंदर आती है। आज अपन इस बात पे चर्चा करेंगे कि कंपनी का समापन कैसे होता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दो शब्द है, एक है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और एक है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। इसके अंतर को ठीक से समझना। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी is the proceeding in which company comes to an end, यानी कंपनी का समापन एक प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनी के जीवन को समाप्त किया जाता है। और जैसे ही कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है तो वाइंडिंग अप की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, विच इज़ नाउन एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का विघटन है, उसके बाद में कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है। मीनिंग देयर बाई वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज द प्रोसीडिंग इटसेल्फ। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनी के जीवन को समाप्त किया जाता है। गोवर ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में ये बात कही है कि समापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी के जीवन को समाप्त किया जाता है, जिसके प्रयोजनार्थ एक निस्तारक की या लिक्विडेटर की या समापक की नियुक्ति की जाती है। वो समापक जो है वो कंपनी की संपत्ति उसके ऋणदाताओं तथा सदस्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त करता है। और यदि मान लीजिए कोई संपत्ति शेष रह जाती है, एनी काइंड ऑफ द सरप्लस अराइजेज, तो वो उस कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों के उनके अंशदान के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। यानी समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक निस्तारक या समापक या लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है। वो व्यक्ति कंपनी के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लेता है, कंपनी के समापन की पूरी प्रक्रिया को वो निष्पादित करता है और कंपनी की संपत्तियों को रियलाइज्ड करके और प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ऋणदाताओं और लेनदारों को यथायोग्य भुगतान करता है और उसके बाद में यदि कोई संपत्ति बचती है तो उसका उपयोग अंशधारियों और ऋणदाताओं के लाभ के लिए करता है। इस प्रकार समापन एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के समापक द्वारा कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल किया जाता है तथा उस धन से लेनदारों का भुगतान किया जाता है। यदि कुछ धनराशि शेष रह जाती है तो उसके सदस्यों को उनके अधिकारों के अनुपात में, अंशदान के अनुपात में, उनके योगदान के अनुपात में वितरित करता है। अगर उपयुक्त बात और कथन का अगर अपन पोस्टमार्टम करें तो ये बातें उभर करके आएगी। वाइंडिंग अप, नीडलेस टू से, इट इज द प्रोसीडिंग, ये एक प्रक्रिया है। नंबर 2, इसके द्वारा कृत्रिम व्यक्ति के जीवन को वैधानिक तरीके से विधिक प्रक्रिया के तहत समाप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने हेतु एक प्रशासक की, या जिसको निस्तारक के लीजिए या लिक्विडेटर के लीजिए या समापक के लीजिए, उसकी नियुक्ति की जाती है। समापक द्वारा कंपनी की संपत्तियों का मूल्य वसूल करके लेनदारों को भुगतान किया जाता है। यदि भुगतान करने के पश्चात भी कोई अधिशेष या सरप्लस अगर रहता है तो सदस्यों को उनके अधिकारों के अनुपात में विभाजित कर देता है।
समापन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात विघटन होता है, यानी डिसोल्यूशन इज द एंड प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग अप। समापन के दौरान कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन विघटन होने के पश्चात कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। समापन की विधियां का जहां तक सवाल है, मोड ऑफ द वाइंडिंग अप। कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर दो तरीके से कंपनी के जीवन को समाप्त किया जा सकता है। एक है अनिवार्य समापन, जिसको आप अधिकरण के द्वारा अनिवार्य समापन या न्यायाधिकरण के द्वारा अनिवार्य समापन या कंपल्सरी वाइंडिंग अप के नाम से भी जानते हैं, विच इज एलिबरेटेड बाय द सेक्शन 271। और दूसरा है स्वैच्छिक समापन। इन दोनों समापन के तरीकों को अपन विस्तार से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी का अनिवार्य समापन, जो अधिकरण के द्वारा समापन के नाम से भी जाना जाता है, न्यायाधिकरण के द्वारा समापन के नाम से भी जाना जाता है। अधिकरण के द्वारा किसी समापन का आदेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार या कारण से दिया जा सकता है। यदि ये परिस्थितियां कंपनी के सामने विद्यमान हो और कोई भी पक्षकार जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा, वो यदि न्यायाधिकरण को अगर पेटिशन या याचिका दायर करें और न्यायाधिकरण उसको जस्ट एंड इक्विटेबल अगर समझे, क्योंकि ये उसका विवेकशील अधिकार होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण समापन का आदेश जारी कर सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो। यदि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार की हो कि वो ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो न्यायाधिकरण समापन का आदेश दे सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, एक दिमाग के अंदर सवाल पैदा होता है, एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई ये कैसे मान लें कि भाई कंपनी जो है वो ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें तीन स्थितियां उसका मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा। यदि 1 लाख या अधिक राशि की मांग किसी व्यक्ति ने की हो और विधिक मांग की गई हो और अगले 21 दिनों में न तो मांग का निपटारा किया गया हो और न उस व्यक्ति को समुचित प्रतिभूति के आधार पर संतुष्ट किया गया हो। नंबर 2, यदि न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री जारी की गई हो, कोई आदेश जारी किया गया हो और उसकी तामील ने की गई हो, उसका निष्पादन नहीं किया गया हो। और तीसरा कारण है, यदि कंपनी को व्यापारिक दृष्टि से दिवालिया मान लिया गया हो। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से दिवालिया न्यायाधिकरण किसी कंपनी को तब मानेगा जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार की हो कि वो उपलब्ध लेनदारों और ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने की स्थिति में न हो। ऐसा न्यायाधिकरण को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे लगे कि भाई कंपनी के पास में संपत्ति इतनी नहीं है कि वो अपने लेनदारों को भुगतान कर सके, तो वो ये मान करके चल सकती हैं कि कंपनी व्यापारिक दृष्टि से दिवालिया है। तो 3 स्थितियां हो गई। यदि 1 लाख या अधिक की राशि की मांग की गई और अगले 21 दिनों के अंदर उसका निस्तारण नहीं किया गया हो या उसको संतुष्ट नहीं किया गया हो या न्यायालय सक्षम न्यायालय के द्वारा या न्यायाधिकरण खुद के द्वारा कोई किसी लेनदार के पक्ष में कोई डिक्री जारी की गई और उसका निष्पादन नहीं हुआ हो या न्यायाधिकरण की नज़रों में कंपनी जो है वो व्यापारिक दृष्टि से दिवालिया घोषित हो गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यायाधिकरण अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। दूसरा आधार है, यदि समापन हेतु विशेष प्रस्ताव पास किया गया हो। इफ द स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेंबर एंड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी न्यायाधिकरण
कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना, विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद भी न्यायाधिकरण कंपनी के समापन के लिए बाध्य नहीं है। यदि न्यायाधिकरण को ये लगता हो कि कोई दूसरी रेमेडीज अवेलेबल हैं और उसके आधार पर संबंधित व्यक्तियों या कंपनी की नाराज़गी को दूर किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यायाधिकरण समापन का आदेश नहीं देगा, चाहे विशेष प्रस्ताव ही क्यों न पास कर दिया गया हो। तीसरा ये आधार हो सकता है कि यदि कंपनी के क्रियाकलापों के कारण राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो गया हो। चौथा, यदि कंपनी रुग्ण इकाई की श्रेणी में हो और पुनः मूल अवस्था में लौटने की संभावना नहीं के बराबर हो। नेक्स्ट, यदि रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार द्वारा समापन हेतु मांग की गई हो। ये मांग तभी की जाती है जबकि उनको ये लगे कि कंपनी का संचालन कपटपूर्ण तरीके से या निर्माण के अंदर भी किसी तरह से फ्रॉडुलेंट जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर संलिप्तता अगर जाहिर हुई हो, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार और केंद्रीय सरकार भी जो है वो न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट है, यदि कंपनी पिछले 5 वर्षों से वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी अगर प्रस्तुत नहीं की गई है, तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकता है। और लास्ट है कि यदि अधिकरण की दृष्टि से समापन का आदेश देना उचित एवं न्यायपूर्ण हो। अब उचित, जस्ट एंड इक्विटेबल के लिए मैं पॉइंट बताऊंगा कि इन आधारों के आधार पर जो है वो न्यायाधिकरण समापन का आदेश दे सकता है, जिसमें उनको ये लगे कि भाई जो है अब इस कंपनी को जिंदा रखना जो है वो न तो कंपनी के हित में है, न संबंधित बेनिफिशरीज जो पक्षकार है उनके हित में है, तब भी न्यायाधिकरण जो है वो समापन का आदेश दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यायाधिकरण का विवेकशील अधिकार है। समापन का आदेश देगा या नहीं देगा, इस डिपेंड अपॉन द सो मेनी फैक्टर्स। अगर न्यायाधिकरण को ये लगता है कि ये दूसरा कोई रेमेडीज अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर समापन का आदेश नहीं देगा। समापन का आदेश एक लास्ट रिजोर्ट के रूप में, अंतिम हथियार के रूप में जो है वो उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी जस्ट एंड इक्विलेटर के आधार पर जो है वो निम्नांकित दशाओं के अंदर जो है वो न्यायाधिकरण समापन का आदेश दे सकता है। जैसे जब प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट। सपोज करो कि एक निजी कंपनी है, एक ऐसा केस भी हुआ था जिसमें केवल 2 संचालक और 2 ही अंशधारी थे और उनके बीच के अंदर टोकेटी रिलेशन ही खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है वो किसी पक्षकार की मांग के आधार पर जो है वो समापन का आदेश दे सकता है। दूसरा, कंपनी को चालू रखने का आधार ही समाप्त हो गया हो, जिस प्रयोजन के लिए कंपनी का समामेलन हुआ है वो सब्जेक्ट मैटर ही समाप्त हो गया हो। तीसरा, कंपनी निरंतर हानि की स्थिति में चल रही हो, वापस लाभ के आने की स्थिति में नहीं दिख रही हो। चौथा, यदि कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण या अवैधानिक हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी न्यायाधिकरण जो है समापन का आदेश देगा। इसी तरीके से यदि अल्पसंख्यक कर्जदारियों के प्रति अन्याय हो रहा हो, यदि न्यायाधिकरण को ये लगे कि भाई माइनॉरिटीज़ शेयर होल्डर के साथ में अनजस्टिस हो रहा है, तब भी आदेश दे सकता है। इसी तरह से यदि कंपनी को चालू रखना जननीति या लोक नीति के विपरीत हो। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है, यदि बुलबुला कंपनी हो, अर्थात जिसके पास में कोई कारोबार या संपत्ति नहीं हो, केवल नाम मात्र की कंपनी कागजों के अंदर चल रही हो। यदि कोई कंपनी रातों रात जनता से धन एकत्रित करके और भाग जाती है, उसको फ्लाई बाई नाइट कंपनी भी कहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई कंपनियां हो तो न्यायाधिकरण जस्ट एंड इक्विटेबल के आधार पर जो है वो समापन का आदेश दे सकता है। ये सारी परिस्थितियां मैंने आपको बताई है जिसके तहत न्यायाधिकरण कंपनी के समापन का आदेश देगी। अब उसमें
अनिवार्य समापन की प्रक्रिया क्या होगी, दीज आर द ग्राउंड ऑफ द वाइंडिंग अप। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसका खुलासा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करूँगा। दैट्स ऑल।